वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर जीनियस। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11th का चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये फिजियोलॉजी पार्ट का सेकंड चैप्टर है। हम लोग इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं ब्रीदिंग एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए, पहले दो वर्ड आता है, उसे हम समझ लेते हैं। एक वर्ड आता है, जनरली आप लोगों ने सुना होगा, ब्रीदिंग। सेकंड वर्ड आता है आपका रेस्पायरेशन। देखिए, जो गैसियस एक्सचेंज है, हम लोग जो गैस को एयर को इनहेल करते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं, यही जो अंदर गैस का जाना है, जैसे हम लोग जब एयर को इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है। बट जब गैस बाहर निकलती है, हम लोग जब एक्सहेल करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है। इसको एक्सहेल बोलते हैं। इन्हीं दोनों की जो कंबाइंड प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग, और इसी को रेस्पायरेशन भी बोलते हैं। इसी को रेस्पायरेशन भी बोलते हैं। तीसरा वर्ड आपका आता है, अगर हम इसी रेस्पायरेशन को बोलें सेलुलर रेस्पायरेशन। आपने वर्ड सुना होगा, पीछे हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, रेस्पायरेशन वाला चैप्टर पढ़ा है, सेलुलर रेस्पायरेशन। अगर हम इसको बोलें सेलुलर रेस्पायरेशन, तो जो सेलुलर रेस्पायरेशन है, ये एक लार्ज प्रोसेस हो जाती है। ये पार्ट देखो, सेलुलर वर्ड से पता चल रहा है सेल, मतलब ऐसी रेस्पायरेशन जो सेल के अंदर होगी, उसको बोलते हैं हम लोग सेलुलर रेस्पायरेशन। तो ये आपका तीन वर्ड हो गया, ब्रीदिंग, रेस्पायरेशन और सेलुलर रेस्पायरेशन। तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे की प्रोसेस। देखिए, ब्रीदिंग, अगर रेस्पायरेशन की बात करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें, तो जो प्लांट है, प्लांट में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होता है, हम लोगों की तरह कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। तो प्लांट में जो गैसेस एक्सचेंज है, जो यहाँ पे लिखा ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में प्लांट में होता है थ्रू द स्टोमेटा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं थ्रू द स्टोमेटा, मतलब लो लीव्स का पार्ट है उसमें स्टोमेटा से होगा, और जो उनका स्टेम का पार्ट होगा, रूट का पार्ट होगा, उसमें लेंटिसेल से होगा। ये हम लोगों ने रेस्पायरेशन वाले चैप्टर में स्टडी किया था। लेंटिसेल्स का फॉर्मेशन किस में होता है? जो डाइकाट्स आपके होते हैं, मतलब जिस प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, उन्हीं में लेंटिसेल्स का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, उसमें लेंटिसेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो गया। तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द प्लांट। अब हम लोग देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एनिमल्स। देखिए, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो गैसेस एक्सचेंज है वो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। जैसे अमीबा है, अमीबा में गैसेस एक्सचेंज उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो जाता है। पोरीफेरा के जो एनिमल्स आएंगे, उनके जो होल्स होते हैं, उनसे होते हुए एयर अंदर जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, जिस तरह से गिल्स होता है, उसमें गिल्स तो नहीं होता, बट जो पोरीफेरा के एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को अपने अंदर, जो उनके पोर्स होते हैं, स्पोरोजिल्स होती है, उसी से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये आपका पोरीफेरा का हो गया। अगर हम आपकी बात करें थोड़े से और अपर लेवल पे चलें, अगर देखें प्लेटीहेल्मिन्थीज वगैरह का, तो इनमें भी इनकी वाल से होता है। अब हम बात करें अगर अर्थवार्म की, एनिलिडा के एनिमल्स की, तो एनिलिडा के एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो आपके इक्वेटिक होते हैं, तो वो गिल्स से करते हैं। कुछ और कुछ में केवल ट्रैकिया होती है। तो इसमें अलग अलग एनिमल में अलग अलग पार्ट, रेस्पायरेटरी पार्ट उनके होते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे रेस्पायरेटरी पार्ट आ जाते हैं। अगर हम अर्थवार्म की बात करें, तो अर्थवार्म का जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसकी बॉडी सरफेस से होता है, दैट मीन्स उसकी स्किन से होता है। ऐसे ही अगर हम लंग्स में देखें, सॉरी फ्रॉग में देखें, तो फ्रॉग में उसका गैसेस एक्सचेंज जब वो वाटर के अंदर होता है तो मॉइस्ट स्किन से होता है, बट अगर वो बाहर होता है तो उसका लंग से होता है। तो इस तरह से आया। तो अगर हम इसी तरह से बढ़ते बढ़ते अगर हम कॉर्डेट्स में पहुंचे, दैट मीन्स मैमल्स में पहुंचे, तो हम लोगों में जो गैसेस एक्सचेंज है वो आपका होता है लंग्स के द्वारा। हम लोगों में गैसेस एक्सचेंज लंग्स से द्वारा होता है। तो जो आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर में जो मेन स्टडी है वो आपका मैमल्स का है, या हम कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स का है, ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो ये हम लोगों की जो अभी हमने बात की, ये जनरल बात थी। अब हम अगर यहां पर टॉपिक उठाएं, तो हम इसमें इस टॉपिक का नाम देंगे ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन रेस्पायरेटरी जो सिस्टम है,
जो इसकी जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग अगर हम यहाँ से देखते हैं, ये इसको हटा देते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर इसकी हम स्टार्टिंग देखें तो इसकी स्टार्टिंग होती है हमारे नॉस्ट्रिल से। पहला आपका आता है नॉस्ट्रिल, ठीक है। नॉस्ट्रिल से फिर आगे चलते हैं तो दूसरा वर्ड आता है आपका नासल पैसेज, नासल पैसेज, ठीक है। नॉसल पैसेज के बाद ये पहुंचता है आगे जाकर के फेरिंग्स में। नॉसल पैसेज के आगे फेरिंग्स में जाके पहुंचता है। फेरिंग्स से अगर जब हम आगे चलते हैं तो फेरिंग्स से आपके आगे जो जाता है वहां पे पहुंचता है लैरिंग्स में, ठीक है। लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद अगर हम देखें तो लैरिंग्स के बाद आपको एयर जाती है ट्रैकिया में, ठीक है। ट्रैकिया के बाद अगर एयर की देखें तो ये जाती है ब्रोंकस में, ये एयर जाती है ब्रोंकस में। ब्रोंकस के बाद आपकी जो गैस जाती है ये जाती है आपकी ब्रोंकियोल में। ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल में जाती है और ब्रोंकियोल के बाद, ब्रोंकियोल की बाद ये जो पहुंचती है ये पहुंचती है एल्वियोलाई में। ये एक पैसेज है इसका रेस्पायरेशन का या ब्रीदिंग का। यहां से स्टार्ट होते 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 ये एल्वियोलाई में जाता है। मतलब हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं सबसे पहले सांस लेते हैं तो सबसे पहले सांस कहां, नॉस्ट्रिल से अंदर घुसती है, ठीक है। नॉस्ट्रिल में हम आपको बताएं, जैसे ये हम लोगों की जो मॉस्टिच होती है, जो मूछें होती हैं, ये क्या करती है, एक तरह का ये क्लीनिंग, जैसे अगर मान लीजिए कोई डस्ट पार्टिकल है, जैसे हम लोग तो छोटी छोटी रखते हैं, हमने देखा होगा ऋषि मुनि लोग जो थे बड़े बड़ी मूछें रखते थे, तो उनकी जो नोज का ये ओपनिंग होती है ढकी रहती है। तो अगर कोई डस्ट पार्टिकल जा रहा होगा, कोई ऐसा पार्टिकल जा रहा होगा, तो उसको जो हेयर्स होते हैं, ये हेयर्स क्या करते हैं, उसको होल्ड कर लेते, अंदर नहीं जाने देते। उसके बाद आपने देखा होगा नाक के अंदर भी हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो एक्सटर्नल पार्टिकल होते हैं, जो हमारी बॉडी में नहीं जाने चाहिए, वो हेयर जो होते हैं उसको होल्ड कर लेते हैं। ये जो नोस्ट्रिल का पार्ट है, ये नोस्ट्रिल का पार्ट हो गया। फिर उसके थोड़ा और ऊपर जाते हैं जहां पर म्यूकस रहता है। जैसे आपको जुकाम होता है तो ऐसा लगता है नाक के अंदर कुछ भरा भरा सा है, तो वो जो भरा भरा सा पोर्शन होता है जहां फील होता है वो नासल पैसेज है। नासल पैसेज में काम क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल, जो उससे भी महीन डस्ट पार्टिकल है, जो अभी और अंदर चले गए, नासल पैसेज में वो चिपका लिए जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते हैं। और इस नासल पैसेज में, यही नासल पैसेज पे हमारी जो एयर अंदर जा रही होती है ये गर्म की जाती है। गर्म की जाती मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए आप बाहर, ठंडी का महीना है, बाहर का टेम्परेचर 4 डिग्री है, अगर ये 4 डिग्री टेम्परेचर की एयर हमारे लंग्स में पहुंचेगी तो हमारे लंग्स पे बैड इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या की गई, यहां पे गर्म की गई। लेकिन मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर 48 डिग्री है, और अगर 48 डिग्री टेम्परेचर हमारे लंग्स में जाएगा, एल्वियोलाई में जाएगा, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उस गैस को यहां पर ठंडा, एयर को ठंडा कर दिया जाता है। कहां किया जाता है, ये फंक्शन आपका होता है नासल पैसेज का। नासल पैसेज में ही ये जो गैस होती है ये गर्म और ठंडी की जाती। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा गर्मी हो या बहुत ज्यादा ठंडी हो और अगर आप बाहर निकले तो आपको नोज के इस पोर्शन पे, यहां और इस पोर्शन पे नाप के आपको अजीब सा लगने लगता, बहुत ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा हो यहाँ। उसका रीजन यही है कि इस नासल पैसेज में एयर को या तो गर्म किया जाता है या तो ठंडा किया जाता है। उसके बाद फेरिंग्स है। ये फेरिंग्स ऐसा वे है, मतलब फेरिंग्स आपको बताएं, फेरिंग्स इस तरह से होता है, इस तरह से बना हुआ पाइप होती है। एक तरह से यही है जो तिराहा है आपका, ये फेरिंग्स है। एक तरह से आपकी फूड पाइप आती है और एक तरह से आपकी विंड पाइप आती है, दोनों आकर के मिल जाते हैं और इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। इसी पार्ट को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। तो आपकी यहां पे जाएगी फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आपकी लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, फिर ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल और ब्रोंकियोल के बाद एल्वियोलाई, ठीक। अब हम लोग चलते हैं डायग्राम पे। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह से आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। आइए अब हम लोग चलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर पे। देखिए ये ऊपर की इपिग्लॉटिस है, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स जो है वो पाथवे डिसाइड करता है कि अब यहीं से विंड पाइप स्टार्ट होती। देखिए जो ट्रैकिया लिखा है ना, इसी को आप जगह कहीं कहीं पे आपने देखा होगा लिखा मिलेगा आपको विंड पाइप, इसी ट्रैकिया को ही हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। ये जो आपकी लैरिंग्स होती है, इपिग्लॉटिस क्या करता है कि आप अगर कभी मुंह खोल के देखें तो अंदर एक ऐसा लटका हुआ
पोर्शन होता है उसी को इपीग्लॉटिस बोलते हैं। वो क्या करता है कि जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं, खाने को निगल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये इपीग्लॉटिस इस ट्रैकिया वाले पार्ट को बंद कर देता है। ट्रैकिया वाले पार्ट को बंद क्यों करता है? क्योंकि कोई फूड का पार्टिकल उस ट्रैकिया वाले पार्ट में ना चला जाए, वरना अगर इसके अंदर चला जाएगा तो लंग्स में जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक छोटा सा पार्टिकल, जरा सा पार्टिकल इसके अंदर चला जाता है। जैसे ही ये लैरिंग्स के पास पहुंचता है तो क्या होता है कि लंग्स बार बार उसको धक्का देने लगता है, अंदर से हवा प्रेशर करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, इसीलिए हम लोगों को हिचकी आने लगती है। आप देखिए खाना खाते समय कभी कभी हिचकी आनी शुरू हो जाती, उसके पीछे रीजन यही है कि कोई छोटा सा फूड पार्टिकल इस वाले जो विंड पाइप है इसके अंदर घुसता है। जैसे ही घुस जाता है तो इधर से प्रेशर देना क्रिएट करता है और वो बाहर की तरफ निकल जाता है, इसीलिए हिचकी आती। हिचकी क्या होती? बहुत तेज प्रेशर क्रिएट करता है लंग्स। तो आपका इपीग्लॉटिस हो गई, फिर लैरिंग्स हो गया। लैरिंग्स के बाद इस पाइप को बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है, ये पाइप आपका ट्रैकिया, इसी को विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया के बाद आगे बढ़ते हैं तो ये दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाता है। इन दोनों पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। ये जो दोनों पार्ट है इसको बोलते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकस जो है वो फिर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, ये डंडी डंडी जैसे बने हुए हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल के बाद बाहर यहाँ छोटे छोटे बबल्स बबल्स जैसे बने हुए होते हैं, जैसे ये आपका बबल्स का पार्ट है, ये बबल्स को बोलते हैं एल्वियोलाई। इस बबल्स वाले पार्ट को बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक। अब ये जो हमारा लंग्स बना हुआ होता है, लंग्स बाहर डबल लेयर से, ये जो बाहर की डबल लेयर है ये टू डबल लेयर के बीच में होता है, तो इन दोनों डबल लेयर को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। उस प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में ये प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। और ये फ्लूरल फ्लूइड का क्या काम होता है कि बार बार हमारा लंग्स जो है पिचकता है और फूलता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन होता रहता है, तो इसमें कोई रैसेस ना आए, कोई रगड़ ना आए, कोई स्क्रैच ना आ जाए, इसलिए प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? लुब्रिकेंट का काम करता है, इसको फ्रिक्शन से बचाता है, इसके ऊपर फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता है, ठीक। तो आपको समझ में आया कि प्लूरल फ्लूइड क्यों भरा हुआ होता है, ठीक। उसके बाद ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट ये आपका अंदर वाला होता है, जो ये अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल लंग से चिपका रहता है, ये वाला पार्ट लंग से चिपका रहता है। और ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला जो पार्ट, बाहर वाली जो लेयर है, एक्सटर्नल लेयर, ये थोरैसिक कैविटी से लिपटी हुई रहती है। ये जो बाहर की आपकी मेम्ब्रेन लेयर है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये आपकी थ्योरेसिक कैविटी से लिपटी हुई रहती है। तो एक इसके बीच में जो फ्लूइड होता है, ये अंदर वाला से लिपटा, ये बाहर वाला से, तो दोनों के बीच में प्रॉपर स्पेस होता है, उसी के बीच में फ्लूइड भरा रहता है, जिससे हमारी लंग्स पे कोई भी आपका किसी भी तरह का कोई फ्रैक्शन क्रिएट ना हो, कोई फ्रिक्शन क्रिएट ना हो, और आराम से हमारा की लंग्स की जो फंक्शनिंग है, वो लंग्स की फंक्शनिंग आपकी प्रॉपरली चलती रहे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा लंग्स जो है वो काम कैसे करता है, कैसे लंग्स किस तरह से घिरा रहता है। अब जरा इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे समझिए आपको, ये हमारा लंग्स यहाँ पर होता है, ठीक। इन दोनों लंग्स के बीच में ये हार्ट वाला पार्ट होता है, मतलब हार्ट लंग से भी ज़्यादा सेफ्टी में रहता है। देखिए यहाँ पे हार्ट होता है, दोनों साइड में हमारे हार्ट है। हार्ट की जो हमारे आगे वाला पार्ट है, यहाँ का जो पार्ट है ये स्टर्नम है, यहाँ पे एक देखिए बोन जैसी होती है, यहाँ से यहाँ, ये एक स्टर्नम जैसी बोन होती। तो आगे फ्रंट की तरह से ये वेंट्रल है हमारा, ये वेंट्रल है और पीछे वाला डॉर्सल है, तो हम बोलते हैं वेंट्रली स्टर्नम से ढका हुआ होता है। और डार्सली जो है पीछे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पीछे की तरफ बैकबोन गई होती है, पीछे की तरफ ये जो है बैकबोन से ढका हुआ होता है। और लेफ्ट और राइट से किससे कवर रहता है? लेफ्ट और राइट रिब से कवर रहता है, लेफ्ट और राइट रिब से कवर होता है। और नीचे की तरफ से देखें तो नीचे की तरफ से ये डायफ्राम होता है, इसको डायफ्राम कवर करके रखता है। तो मतलब लंग्स में चार पार्ट हो गए लंग्स को कवर करने के लिए। अच्छा, लंग्स जिस चैम्बर में रहता है उसको बोलते हैं थोरैसिस चैम्बर। लंग्स जिस चैम्बर में होता है इसको बोलते हैं थोरैसिस चैम्बर, थोरैसिस चैम्बर, ठीक है, थोरैसिस चैम्बर, ठीक। थोरैसिस चैम्बर में वेंट्रल पार्ट में, अगर हम वेंट्रल पार्ट में बोलें तो वेंट्रल पार्ट की तरफ से होता है स्टर्नम, वेंट्रल पार्ट की तरफ से स्टर्नम,
डॉर्सल पार्ट की तरफ से अगर हम बोले तो आपकी होती है रिब, सॉरी, डार्सल पार्ट की तरफ से अगर हम बोले तो यहाँ पे आपका आएगा बैकबोन, डार्सल पार्ट की तरफ से बैकबोन। लेफ्ट एंड राइट से बोलें, लेफ्ट एंड राइट से बोलें तो आपका आएगा, कवर करेगा रिब केज, ठीक। और लोअर पार्ट से बोलें, ठीक है, लोअर पार्ट, लोअर, लोअर साइड या हाँ लोअर साइड से बोलें तो लोअर साइड से आपका आएगा डायफ्राम, ठीक है। तो ये जो आपका थोरैसिस चैम्बर है, ये देख लीजिए यहां से इसको, थोरैसिस चैम्बर हमारा 5 तरफ से ढका हुआ होता है। थोरैसिस चैम्बर 5 तरफ से, वेंट्रल से, पीछे डॉर्सल से, इधर लेफ्ट राइट से और नीचे से, ठीक है। एक पूरी कवरिंग होती है, उस कवरिंग के अंदर होता है फ्रंट साइड में स्टर्नम वेन होती है, बैक साइड में बैकबोन होती है, लेफ्ट और राइट से हम लोगों का रिब केज होता है और लोअर साइड से डायफ्राम होता है। इस चैम्बर को बोलते हैं थोरैसिस चैम्बर। और उस थोरैसिस चैम्बर के अंदर, इस थोरैसिस चैम्बर के अंदर ये हमारा लंग्स रखा हुआ होता है। उसी लंग्स के पार्ट में यहाँ पर हार्ट रखा रहता है, लंग्स, इन दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पर हार्ट रखा हुआ रहता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए रेस्पायरेशन में, रेस्पायरेशन में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये यहाँ पे हमने 5 स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट जो आपका स्टेप है, ब्रीदिंग आर द पल्मोनरी वेंटिलेशन। देखिए आपने सुना होगा कि कोई आदमी वेंटिलेटर पे, कहते हैं ना कि इस समय वो वेंटिलेटर पे है, तो वेंटिलेटर का मतलब होता है, वेंटिलेशन का मतलब होता है कि गैस का, एयर का अंदर जाना और जो एक्सहेल वाली एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है, उसका बाहर आना, इसी को बोलते हैं वेंटिलेशन, ठीक। जब इसको जबरदस्ती किया जाता है, किसी मशीन के द्वारा किया जाता है, तो इसी मशीन को बोलते हैं वेंटिलेटर, वेंटिलेटर। आइए देखते हैं, ब्रीदिंग आर द पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीदिंग आर पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो ये जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है, बाई व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर, जो बाहर की इन्वायरमेंट की एयर है, उसका अंदर जाना और कार्बन रिच, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर का बाहर आना, पहला स्टेप में इन्वॉल्व होता है। दूसरे स्टेप में आपका होता है डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन होना। एल्वियोलर के मेम्ब्रेन ऑफ जो एल्वियोलाई है, वो जो बनी होती, जैसे जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं एल्वियोलर मेम्ब्रेन, उससे डिफ्यूज होकर के इस पार से उस पार आना जाना, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। तो दूसरी स्टेप ये होती। थर्ड स्टेप आपकी होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब देखिए जब लंग्स में जाएगा तो लंग्स में जो ऑक्सीजन है या जो ड्रॉन इन एयर है, जो आपकी ये ड्रॉन इन एयर है, ये आपकी ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी और ब्लड में डिसॉल्व हो करके ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगी। चौथा स्टेप आपका क्या होगा कि ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आपके टिश्यू में चली जाएगी, जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो टिश्यू में चली जाएगी और टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चली आएगी। तो ये फोर्थ स्टेप है, डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। फिफ्थ स्टेप आपका है सेलुलर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन वाले चैप्टर में जो हमने सेलुलर रेस्पायरेशन पढ़ा, ग्लाइकोलिसिस, आपकी क्रेब साइकिल, ये सब हमने पढ़ाया आपको, तो वो आपको ये वाली स्टेप फिफ्थ स्टेप होती है सेलुलर रेस्पायरेशन। तो आप इसको इस तरह से लिख करके आप अपने रजिस्टर पे इसको लिख लीजिए और यही आपके जैसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसी प्रोसेस के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल साइंस फॉर जीनियस। जो आगे की नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म वगैरह है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, वेलकम।